हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी एल्केन की, और उसमें हमने एक मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसमें हमने हैलोजनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन 11th में तो है ही, और एज वेल एज 12th में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये रिपीट हो जाती है। अब हम आगे दूसरी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्केन की, उस पर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कंबशन रिएक्शन। फिर से अगर मैं बोलूँ कंबशन रिएक्शन, तो आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में हम ये बॉर्न हेबर साइकिल में आइडिया लेते ही है। और उसके अलावा 11th क्लास में हमारा पूरा एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसमें हम अलग अलग टाइप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें से एक रिएक्शन कंबशन भी होती है। तो हमें पता है कि किसी का भी कंबशन कराना है तो हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराना होता है। वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके वो उसकी स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है, जो भी एलिमेंट कंपाउंड उसमें होता है। और ये रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में इतना हम पढ़ते हैं। चलिए, तो एल्केन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम एल्केन ऑन हीटिंग in the presence of air or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water with evolution of large amount of heat। ठीक है, तो हमें पता है एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कार्बन और जो ठीक है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो किसी का भी कंबशन जब हम कराते किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का, तो उसमें जो भी एटम्स या एलिमेंट्स है एक या एक से ज़्यादा, वो सभी उनके स्टेबल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बन का स्टेबल ऑक्साइड होता है CO2, और हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्साइड होता है H2O पानी, इसलिए ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंबशन में हमेशा ध्यान रखना, इसका हमेशा 1 मोल ही लिया जाता है जिस भी एलिमेंट का या जिस भी कंपाउंड का आपको कंबशन कराना है। उसके अकॉर्डिंग इसको ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक कार्बन है तो एक ही CO2 बनेगा, 4 कार्बन होते तो 4 CO2 बनते। वहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है वो करस्पॉन्डिंग H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीथेन का जब कंबशन कराते हैं तो इससे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, डेल्टा HC, C का मतलब या कंबशन से स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसकी वैल्यू है -890 किलोजूल पर मोल। मतलब पर मोल मीथेन को हीट कर पर मोल मीथेन का कंबशन करने पे, उसको जलाने पे हमें 890 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन। अब ये तो हमने मीथेन की लिखा, अगर कोई भी एल्केन आ जाए तो उसके लिए जनरल कंबशन रिएक्शन क्या होगी, तो वो जनरल रिएक्शन हमने लिख दी है कि CnH2n+2, ये जनरल फॉर्म है, हमें एल्केन का पता ही है। जितने भी कार्बन है वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं, CO2 में, तो NCO2 लिख दिया मैंने। और जितने भी हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, H2O में। तो यहाँ पर N की वैल्यू अगर मैंने रखी 1, तो यहाँ पर कम से कम क्या मिलेंगे, 4 कार्बन तो मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस करने के लिए N+1 H2 हो गया। ठीक है, 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 है ही यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया कंबशन रिएक्शन का। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। तो आप देख सकते हो कि मीथेन को जलाने पे कितनी 890 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है पर मोल। तो ये एज है, क्योंकि इससे एनर्जी काफी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, इसलिए हम एल्केन को एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात करी थी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख रखा है ड्यूरिंग incomplete combustion of alkane with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, which is used in the manufacture of ink, printer ink, black pigment and as filters। ठीक है, एक तो होता है कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि जितने भी कार्बन है वो सभी के सभी प्रॉपर CO2 में कन्वर्ट होंगे, और कंप्लीट कंबशन या हम बोल सकते हैं उसको ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, है ना। कंप्लीट कंबशन होने का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन की या एयर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पता लगा हम जला रहे और पहले ही ऑक्सीजन एयर खत्म होगी, तो फिर कंप्लीट कंबशन कहाँ से होगा, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें वो CO2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसमें कुछ कार्बन बच जाता है, कार्बन ब्लैक जिसको बोला जाता है। हाँ, हालांकि उसकी यूजेस भी है कुछ, ठीक है, प्रिंटर वगैरह के अंदर जो हम इंक वगैरह या पिगमेंट्स वगैरह डाइज में यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो ब्लैक कलर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
बट इनकम्प्लीट कंबशन नेचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, रिलीज होता है, और वो हमारे नेचर के लिए एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, जब हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या एयर सप्लाई करेंगे, मतलब जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितनी उसको एयर चाहिए उतना हम दे ही नहीं रहे, तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मिथेन के लिए लिख दिया हमने इनकम्प्लीट कंबशन, मिथेन का इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्रिएशन कराएंगे, तो ये कार्बन सॉलिड और H2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कार्बन ब्लैक है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखे वैसे यूजेस इंक, प्रिंटर इंक वगैरह और पिगमेंट्स और इस फिल्टर्स के अंदर ये यूज होते हैं। चलिए, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन थी आपकी कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो एक बार वीडियो पॉज करके और इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हम आगे। थर्ड रिएक्शन दे रखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, एल्केन्स ऑन हीटिंग विथ अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होने दे रहे, ठीक है, एल्केन के साथ, बट कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई लिया जाता है और वहाँ पर कोई ना कोई एक कैटलिस्ट लिया जाता है। जैसे जैसे हम कैटलिस्ट चेंज करेंगे हमारे प्रोडक्ट भी क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन ये स्पेसिफिक कंडीशन में करवा रहे, ठीक है, तो इनके एज सच कोई मैकेनिज्म वगैरह तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हो सकता है कई बार पूछ ले, तो एक बार आपको ये प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि जब एल्केन की रिएक्शन इस पर्टिकुलर प्रेशर पे या इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाता है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहला लिखा है हमने यहाँ पे, मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट लेना है, टेम्परेचर 523 केल्विन और प्रेशर 100 एटीएम। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है 1 एटीएम, यहाँ पे 100, काफ़ी हाई प्रेशर लिया है और टेम्परेचर भी हाई लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, एल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे, मिथेनॉल आपका पहला प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि कॉपर के प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, एग्जैक्ट ये टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू नहीं याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन कॉपर आपको पता होना चाहिए। कॉपर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हमें यहाँ पर मिथेनॉल मिलेगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन आप देखोगे तो फिर से मिथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही, डेल्टा सिंबल लगा दिया, इसका मतलब है हाई टेम्परेचर। ठीक है, MO का मतलब होता है मॉलिबीडियम। ठीक है, तो मॉलिबीडियम ऑक्साइड MO2O3 के प्रेजेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा।
फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, AL आ जाएगा लास्ट में। देन नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो यहां पर इथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ठीक है, और मैग्नीज एसीटेट हम बोल सकते हैं, डाइएसीटेट है ये, मैग्नीज डाइएसीटेट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। स्पेसिफिक रिएक्शन से तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी एल्डिहाइड बना लोगे या कोई सा भी अल्कोहल बना लोगे या कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, नहीं, स्पेसिफिक एसिटिक एसिड ही मिल रहा है तो एसिटिक एसिड ही बन सकता है यहाँ से, फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा, ऐसे नहीं है एसिटल्डिहाइड बना लो या कोई दूसरा हायर कार्बन का आप एल्डिहाइड या अल्कोहल बना लो इन्हीं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन से ही, तो इनको इसी तरीके से आपको याद रखने पड़ेगी। देन नेक्स्ट रिएक्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन लगा है, जब उसकी रिएक्शन या उसका ऑक्सीडेशन कराओगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, टर्चरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। क्या ये रिएक्शन 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ही KMnO4 उसका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल बनाता है, टर्चरी, हम इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो और ये लिखा हुआ भी यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डिनरली एल्केन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन हैविंग टर्चरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर देख सकते हो टर्चरी हाइड्रोजन आपके पास होना जरूरी है, अगर ये है तब तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सेकेंडरी या प्राइमरी है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 4 एग्जांपल है स्पेसिफिक, तो इनको आप इसी तरीके से विद कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ आइसोमर बन रहा होगा, तो सब डिटेल में हम आइसोमरेज चैप्टर अलग से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने स्ट्रक्चर आइसोमर, कॉन्फॉर्मर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सब इंडिविजुअली अलग अलग हमने पढ़ लिए। तो इसमें कौन सा आइसोमराइजेशन हो रहा है? तो स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहा है। एन एल्कीन्स का मतलब लीनियर एल्कीन, ब्रांच्ड एल्कीन नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन हो, एन ब्यूटेन 4 कार्बन एक लाइन में, या एन पेंटेन 5 कार्बन एक लाइन में, या एन हेक्सेन, इस तरीके से ब्रांच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब एनहाइड्रस फॉर्म पानी नहीं लगा होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केन, ठीक है। तो चेन आइसोमर क्या होता है आपको पता ही है कि 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी मेन जो पेरेंट कार्बन चेन है उनकी साइज अलग अलग होती है, तो उनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर। तो यहां पर जब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे एन एल्केन की, तो वहां पर वो आइसोमराइज हो जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रांच चेन एल्केन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर हमने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये 1 कार्बन
फिर 2 कार्बन और इसके ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा, इसका मतलब क्या है, एन हेक्सेन है, ये 6 के 6 कार्बन एक लाइन में, ठीक है। तो जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर 4 लगाया, मतलब 1 2 और उसकी दोनों के बीच में 4 कार्बन लगे हुए, तो ये हेक्सेन, एन हेक्सेन है। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इस तरह के 2 हमें क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। तो इसमें देखोगे 1 2, फिर वापस यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर 2, मतलब 2 मिथाइल लगे हुए इसमें, तो 1 2 और 2 कितने हो गए, 4 और एक ये 5, तो 5 कार्बन की चेन है और उस पर 1 मिथाइल लग गया 2 नंबर पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन और यहाँ पे 3 पे लग गया, तो 2 आपको यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट मिले। तो हमें ये क्या है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है, जबकि ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन है, ठीक है। एक 3 मिथाइल पेंटेन है और एक 2 मिथाइल पेंटेन है, तो दोनों में ब्रांच हुई है ना। और इसमें हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों तो क्या है, पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे है, चेन आइसोमर है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे मेजर प्रोडक्ट, या ऐसा बोल सकते हैं 2 जनरल फॉर्म। तो जो भी हमें एल्केन दे रखा है उसका करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, चेन आइसोमर्स मिलेंगे, मतलब इससे इनकी चेन अलग होगी। हाँ, आपस में हो सकता है वो पोजिशन आइसोमर है, उनकी चेन सेम हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करिए भी। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड इसके अंदर बनता है, तो उसी से इसका नाम दे दिया है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन किससे, ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड से या एन एल्केन से, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मेथड है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर आपको जाना है, एरोमेटिक कंपाउंड आपको बनाने हैं, तो कैसे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जाने का तरीका, रास्ता ये है कि एल्केन से कैसे आप एरोमेटिक या बेंजीन रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर यूज होगा, ठीक है। एरोमेटाइजेशन ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें क्या होता है, एन एल्केन हैविंग 6 or more carbon atom on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atm pressure in the presence of oxides of vanadium, molybdenum, chromium get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous। क्या मतलब है इसका, ये कह रहा है कि जब कंडीशन, ध्यान रखना, कम से कम क्या है, 6 कार्बन वाला एन एल्केन तो होना ही चाहिए। एन एल्केन मतलब लीनियर, फिर से बोल रहा हूँ, एन एल्केन मतलब लीनियर, ब्रांच नहीं होना चाहिए, और कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 6। हाँ, 6 से ऊपर 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन कम से कम 6 कार्बन हो। इनकी रिएक्शन जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे 10 से 20 एटीएम प्रेशर और 773 केल्विन हाई टेम्परेचर जब रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, वैनेडियम ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम, वैनेडियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। जब इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं, 6 कार्बन, बस बना मैंने ऐसे दिया ताकि जगह कम लगे और दिखने में आपको समझ में आए। तो यहाँ अभी कैसा, ये लीनियर है, ओपन चेन है, बट जब इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर। तो 2 काम हो रहे होते हैं इसमें, एक तो क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन से, ठीक है, हर एक कार्बन से ये मान के चलो इससे तो ज़्यादा निकलेंगे, और यहाँ पर भी एक कम लिख दिया मैंने, इसको भी ठीक कर लेना, ठीक है, CH3 हो गया, ठीक है, बाकी सब में बीच में 2 और यहाँ पे CH3। तो इन 1 2 3 4 इन सबसे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो डिहाइड्रोजनेशन, और यहाँ से क्या 2 हाइड्रोजन निकलेंगे।
तो एक तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलना, या दूसरा साइक्लाइजेशन होगा, आपस में क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो उनके बीच में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से नॉन ओपन चेन से हम कैसे एरोमेटिक में जा सकते हैं, तो ये बेस्ट मेथड है इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का। अच्छा 6 कार्बन है तब तो ये बन गया बेंजीन, अगर 7, 8, 9 होते तो क्या होता, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 7 कार्बन का लिया है, 7 कार्बन के लिए चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 5 और CH3, 7 हो गए, लीनियर हो गया नहीं सब, ठीक है, 1, 2 और 5 ही सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सेम प्रेशर और टेम्परेचर में इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे 7 कार्बन वाला कैसे कन्वर्ट होगा, तो 6 की बेंजीन में तो 6 कार्बन चाहिए, तो 6 में तो कन्वर्ट हो गया। अब जो एक एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है, वो इधर ऊपर लगा दें, तो ये क्या बन गया, टॉल्विन बन गया। यानी आ रही बात समझ में। इस तरीके से क्या लिखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड और उसके होमोलोगस, मतलब एरोमेटिक के डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं। इस पे एक बेंजीन मिथाइल लग जाएगा, ठीक है, हो सकता है इधर एक और 8 ले लेंगे तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, या ऑर्थो पे इसके रेस्ट में, या पैरा पे या मेटा पे, या हो सकता है वो इथाइल ही लग जाए दोनों, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हमें क्या मिलेंगे, कंपाउंड मिलने लग जाएंगे 6 या 6 से ज़्यादा लेने पे, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक में भी हम दोबारा इसको देखेंगे। तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है इसमें, रिएक्शन विथ स्टीम, स्पेशली मीथेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। जब मीथेन की रिएक्शन आप करा दोगे निकल के प्रेजेंस में, है ना, और हीट करोगे उसको, ठीक है, तो मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम मतलब H2O का वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म से आप जब रिएक्शन करा रहे हो 1273, देख सकते हो कितने हाई टेम्परेचर पे निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे, तो इसमें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस, 2 गैसेस का मिक्सचर मिलता है। और इस गैसेस के मिक्सचर को हम, एक नाम भी आपने हो सकता है सुना हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। CO और H2 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। तो इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन बनाने के लिए, ठीक है, डाईहाइड्रोजन बनाने का ये एक अच्छा मेथड है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज में अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है इसकी हाइड्रोजन गैस की। तो अगर हाइड्रोजन गैस बनानी है तो ये उसके लिए बेस्ट मेथड है कि मीथेन की रिएक्शन आप कैसे करा दे, स्टीम से करा दे, ठीक है। यहाँ पर ये वेपर फॉर्म में होता है, स्टीम फॉर्म में होता है, और इसको बोला जाता है वाटर गैस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। CO प्लस H2 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वाटर गैस। चलिए इसको कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पायरोलाइसिस, ठीक है। तो पायरो का मतलब होता है वैसे हीट, और लाइसिस का मतलब बताइए आपको ब्रेकिंग, ठीक है। तो हीट के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को ब्रेक करते हैं। तो किसको ब्रेक करेंगे, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन।
तो हाई टेम्परेचर पे एल्कीन की क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब जो लॉन्ग चेन कार्बन चेन होती है वो अलग अलग साइज में ब्रेक हो जाती है हीट करने पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। तो यह लिखा हायर एल्कीन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डीकम्पोज इनटू लोअर एल्कीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ एल्केन, इवन एल्कीन में भी क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक होने के बाद। नेक्स्ट में लिखा सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ठीक है, सुना भी होगा 9-10 में कहीं आप पढ़ते होंगे फ्यूल की एफिशिएंसी वगैरह जब आप पढ़ते थे कैलोरीफिक वैल्यू, तो वहाँ पे क्रैकिंग वर्ड भी यूज आता था। ठीक है, तो क्रैकिंग का मतलब यही है, पायरोलाइसिस का मतलब है कि हायर हाइड्रोकार्बन या हायर एल्केन को लोअर एल्केन या एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है C6H14, ठीक है, एन हेक्सेन है हमारे पास, 773 केल्विन हाई टेम्परेचर पे जब इसको हीट करा तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। हो सकता है यहाँ पे C6H12 एल्कीन बन जाए, हेक्सीन बन जाए, साथ में हाइड्रोजन गैस, C4H8 फिर से ब्यूटीन बन जाए, C2H6 ब्यूटीन प्लस इथेन बन जाए। ठीक है, तो ये एल्कीन एल्कीन ये एल्कीन दोनों का कॉम्बिनेशन में मिल जाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या मिल जाए, प्रोपीन मिल जाए और इथीन मिल जाए और मीथेन मिल जाए। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो डिपेंड करेगा चेन कितने में ब्रेक हो रही है, 2 कार्बन में, 1 कार्बन में, 4 कार्बन में, 5 कार्बन में, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एल्केन या एल्कीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस, जिसमें ब्रेकिंग होता है और इसी को क्रैकिंग भी बोला जाता है। चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलो, तो ये तो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे देखोगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी जितनी भी रिएक्शंस देखे ना, तो बहुत ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी वगैरह में दे रखी है, इसलिए एक बार मैंने इनको बता दी। तो एक बार जैसे कुछ रिएक्शंस आपको याद ही रखने पड़ेगी, तो ये वाटर गैस वाली हुई, एरोमेटाइजेशन वाला हुआ, ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कैटलिस्ट का और कैटलिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, साथ में स्पेसिफिक क्या रिएक्शन ले रहे हो, स्पेसिफिक क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कंबशन रिएक्शन तो आपको पता ही होगी। बाकी उसके अलावा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था एल्केन का वो इंपॉर्टेंट था, उसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस थी, है ना, उनके मैकेनिज्म थे वो इंपॉर्टेंट थे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमारी जो हेलोजनेशन रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन खुद अपने आप में एज सच हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई वो पोलर पार्टिकल नहीं होता है। पोलर का मतलब कि उसके अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर उनमें नहीं है तो बॉन्ड के अंदर पॉलरिटी नहीं आएगी, और बॉन्ड में पॉलरिटी नहीं आएगी तो फिर उसके अंदर कुछ अपने आप में, ठीक है, कोई डाइपोल या ऐसा कोई सीन बनेगा नहीं, और डाइपोल वगैरह नहीं बनेगा, पॉलरिटी नहीं आएगी, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल डाल दिए तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थोड़ा वीक वंडरवॉल टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो उन पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वही चीज लिखी यहाँ पे, एल्कीन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले तो हमें पता है कि कार्बन की बहुत लंबी चेन होगी, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और हर कार्बन एल्कीन के केस में 4 हाइड्रोजन से यानी 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर लॉन्ग चेन है तो हो सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से लगा और बाकी रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन है, या हो सकता है 2 हाइड्रोजन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो वैसे भी EN डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी जो EN डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो बहुत ना के बराबर कम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, alkanes possess weak van der Waals forces due to which first 4 member of alkane, that is C1 to C4 are gases, then C5 to C17 are liquids, and those containing 18 carbon atoms or more are solids at 298 Kelvin.
तो 298 केल्विन, ये हम रूम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये कैसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर से होते हैं, तो इनके बीच में वीक वंडरवुल फोर्सेस होते हैं। वीक वंडरवुल फोर्सेस होने की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो कार्बन, अगर बात करें इनिशियल 4 जो मेंबर होते हैं एल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, तो C1 to C4 लिखा है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग के 4 कार्बन वाले एल्केन ये कैसे होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद 5 से लेके 17 तक, ठीक है, 5 से लेके 17 तक थोड़े लिक्विड होते हैं, और उसके बाद 18 ऑनवर्ड्स हमें सॉलिड बनना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा क्या है कि सर वहाँ वंडरवॉल था, तो यहाँ पे भी तो वंडरवॉल है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या हुआ। तो हमें पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उस एल्केन का, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। और जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हमें पता है वंडरवॉल फोर्स की भी क्या होती है, कैपेबिलिटी, या वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो वंडरवॉल फोर्स कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करते हैं। तो लोअर मॉलिक्यूलर मास में वंडरवॉल फोर्स भी वीक होंगे, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स में भी वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। इसलिए 1 से लेके C4 तक गैसेस होते हैं, फिर 5 to 17 तक लिक्विड होते हैं, और 18 ऑनवर्ड्स आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, तो गैस से पहले लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। तो जो एल्केन्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, एज सच हमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। यानी फिर दे रखा, दे आर नॉन पोलर, हैंस सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट इज वेरी लो, व्हाइल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इट्स सॉल्युबिलिटी इज हाई। तो हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना पसंद करेगा, और अगर कोई नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होना पसंद करेगा। तो इनकी पोलरिटी तो ना के बराबर है, तो ये ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली कैसे होते हैं, नॉन पोलर, तो उनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। बट वाटर या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो पोलर टाइप के हो, उनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्स इज इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर साइजेस ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जैसा भी मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ते हैं। तो उसका रीजन क्या था कि उनका सरफेस एरिया बढ़ता है। भाई एक कार्बन वाला इतना होगा उसका सरफेस एरिया, तो 5 कार्बन वाले का तो ज़्यादा ही होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ कार्बन और मॉलिक्यूलर मास सेम है, लाइक आइसोमर बन गया हमारे पास, है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर बन गए, तो उस केस में चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर बन गए हमारे पास, तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास तो सेम हुआ। फिर कैसे कंपेयर करेंगे, तो फिर अगर मॉलिक्यूलर मास, पहले तो हम किसको कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन या मॉलिक्यूलर मास को। जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए फिर हम किसको कंपेयर करेंगे, सरफेस एरिया को। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा उस पर क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से उसका इंटरेक्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको कंपेयर करना हो तो पहले मॉलिक्यूलर मास से करें, और जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो फिर सरफेस एरिया से करें। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन होगा इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा, एज द नंबर ऑफ ब्रांच चेन इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ अ स्फीयर। This result in smaller area of the contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecules which overcome at relatively lower temperature. ठीक है, तो जैसे जैसे इसने बोला है कि सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया की बात करें तो देखो बहुत कॉमन चीज़ है, फिजिक्स में पढ़ते हो और बॉन्डिंग में तो पढ़ाते हैं कि सरफेस एरिया कम होना है। अगर मैं कहूँ ना एक ही मॉलिक्यूलर मास में सरफेस एरिया कम होना है तो किसका होगा, स्फीयर का। हमें पता है भाई कोई जब बारिश भी आती है तो हम कैसे मानते हैं, स्फेरिकल, या पानी की जो बूंद गिरती है वो ड्रॉप के फॉर्म में स्फेरिकल फॉर्म में गिरती है। अब वो ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों नहीं गिरती, ठीक है, रोम्बस भी बना सकती है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी बना सकती है, शेप तो बहुत सारे होते हैं नेचर में, तो वो क्यों नहीं बना रही। तो उसके लिए क्या है कि नेचर के अंदर उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो, ठीक है। तो वो कब कम होता है, जब वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, उसका सरफेस एरिया सबसे कम हो जाता है। ये रीजन है यानी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा
तो साइज बढ़ने में अगर वो स्फेरिकल शेप लेता जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया कम होगा तो मेरे को अगर दो सरफेस, एक कैसा है सिलेंड्रिकल है और एक स्फेरिकल है, तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। और एक स्फेरिकल इन शेप है और एक सिलेंड्रिकल है, तो स्फेरिकल का क्या होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो उसके अंदर उसके बीच में वंडरवल फोर्सेस भी कम होंगे, और वंडरवल फोर्सेस कम होंगे तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ। जैसे आप ये देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन को मतलब हम क्या बोलते हैं एन पेंटेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 309 केल्विन होता है। अब ये 5 कार्बन को मैंने क्या करा, इस तरीके से अरेंज करा, 4 कार्बन और एक ब्रांच के फॉर्म में। तो अब इसका सरफेस एरिया, ठीक है, यहां से आप देखोगे सरफेस एरिया की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, तो ये सरफेस एरिया इसका, सॉरी, ठीक है, ये सरफेस एरिया है, अब सही है ना, ये सरफेस एरिया, तो थोड़ा सा अजीब सा शेप होगा। अब ये इतनी सरफेस है इसके पास इंटरेक्ट करने की दूसरे मॉलिक्यूल से। अब जब ब्रांचिंग हो गई, जैसे ब्रांचिंग हुई, तो अब सरफेस एरिया जो इसका है, ठीक है, अब आपको देखने में थोड़ा सा वैसा लगेगा, चलो इससे बनाते हैं, इससे तो नहीं बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा स्पेस तो रहेगी, लेकिन हाँ अब जब देखोगे ना तो ये जो इसकी जो विड्थ है वो धीरे धीरे क्या होती है यार, ब्रांचिंग के साथ कम हो जा रही है। अभी ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, बाकी थोड़ा कम आ गया, नीचे बढ़ गया, लेकिन इसका सरफेस एरिया धीरे धीरे क्या कम हो रहा है। अब ये क्या बना, आइसोपेंटेन बना, ठीक है, 4 कार्बन एक मेन चेन में और एक इधर सब्स्टिट्यूट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 309 से 1 होके कम हो गया 301 केल्विन हो गया, 8 केल्विन घट गया। फिर और फर्दर ब्रांचिंग कर दो, इसको क्या करा मैंने, नियोपेंटेन बना दिया। नियोपेंटेन बना दिया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया इस तरीके से। और अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 301 से कम होके 282.5 केल्विन हो गया। अब ये कैसे हो गया, ये छोटा सा इतना सा सरफेस बन के रह गया। अब आपको ऐसा लगता होगा ऐसा बड़ा देखने में, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे ना मैथमेटिकली तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम आएगा। आ रही बात समझ में? तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, है ना। मॉलिक्यूलर मास अगर सेम आ जाता है तो फिर हम कंपेयर किससे करेंगे, सरफेस एरिया से। और जितना स्फेरिकल इन शेप एक्वायर करता जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल, उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा। और उसके दो मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन, जैसे ये एक पूरा मॉलिक्यूल, ऐसा ही दूसरा एक और नियोपेंटेन लिया, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करके इनको कॉपी कर ले आप। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें।
चलिए, अब इसके बाद जो एल्केन में रह जाता है वो रह जाता है इनके कॉन्फॉर्मर। ठीक है, अब कॉन्फॉर्मर क्या है, तो ये सब चीज़ें हम आइसोमेरिज्म के अंदर डिटेल में कॉन्फॉर्मर एनालिसिस या कॉन्फॉर्मेशन के अंदर अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्केन की मीथेन की तो नहीं, हाँ इथेन के जरूर हमने इथेन प्रोपेन ब्यूटेन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने वेज डैश, सो हॉट्स, न्यूमान प्रोजेक्शन, उसमें भी स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, उसमें डाइहेड्रल, उनकी स्टेबिलिटी, एंगल ऑफ जो रोटेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में हमने कॉन्फर्मेशन एनालिसिस, ग्राफिकल वगैरह सब डिटेल में हमने उसको अलग से पढ़ लिया है, तो वो अभी मैं अब इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप कॉन्फर्मेर आइसोमेरिज के अंदर हम कॉन्फर्मर में जाके वो सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एल्केन के बारे में कंप्लीट बात कर ली, जिसमें हमने एल्केन की बेसिक एल्केन का जनरल फार्मूला वगैरह प्रॉपर्टीज़ वो देखिए। उसके बाद उसकी प्रिपरेशन की बात कर ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, और कॉन्फॉर्मर वगैरह हम ऑलरेडी अलग से उस टॉपिक में पढ़ चुके, तो वो हम यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एल्केन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।